सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है और हम बिना सोचे बस स्नूज बटन दबा देते हैं। बिल्कुल। और उस पल ना हमें लगता है कि ये हमारा अपना फैसला था। हम तय कर रहे हैं कि भाई हमें 5 मिनट और सोना है। हाँ, वो एक इल्यूजन है ना? एग्जैक्टली लेकिन आज की जो रिसर्च है, जो डेटा हमारे पास है, वो एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो थोड़ी डराने वाली तस्वीर पेश करता है। डराने वाली तो है। विज्ञान कहता है कि वो हमारा फैसला था ही नहीं, वो बस हमारा एक ऑटो पायलट था। हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोच समझकर नहीं जी रहे हैं। हम बस अनजाने में बने जो आदतों के पैटर्न्स हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं। तो आज के इस डीप डाइव में, इस गहन चर्चा में, हम इसी ऑटो पायलट सिस्टम को हैक करना सीखेंगे। बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। हाँ, हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च हैं आज, वे रिचर्ड ओकॉनर की जो किताब है रीवायर, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारा मिशन बेसिकली ये समझना है कि हमारा अपना दिमाग हमारे ही खिलाफ काम क्यों करने लगता है। राइट। और कैसे हम इसके काम करने के तरीके को बिल्कुल जड़ से बदल सकते हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, वो ये है कि हम सिर्फ क्या करें वाली सतह पर बात नहीं करेंगे। हाँ, ऊपर ऊपर से नहीं। हाँ, जब लोग अपनी बुरी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, हाँ, तो अक्सर वे सिर्फ बाहरी चीजों पर फोकस करते हैं। हाँ, और होता क्या है, कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं। बिल्कुल, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला हाल होता है। एग्जैक्टली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे मैकेनिज्म को नहीं समझते। तो आज हम उन वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक परतों को खोलेंगे जो ये तय करती हैं कि हमारा दिमाग किसी खास तरीके से क्यों काम करता है। क्योंकि देखिए, इंसान का दिमाग कोई दुश्मन नहीं है हमारा। अच्छा। हाँ, बस वो एक ऐसे सिस्टम पर काम करता है जिसे लाखों सालों के एवोल्यूशन ने, विकास ने एक खास तरह से प्रोग्राम किया है। तो अगर ये एक एवोल्यूशनरी सिस्टम है, तो फिर मेरे दिमाग में एक बुनियादी सवाल उठता है। पूछिए। इंसान का दिमाग जो इतना स्मार्ट है, जिसने चांद तक पहुंचने का रास्ता निकाल लिया, हाँ, वो अक्सर उन चीजों को क्यों चुनता है जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, जंक फूड या टाल मटोल। हाँ, ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स लगता है। राइट। तो रिसर्च से एक बात जो बार बार सामने आती है वो ये है कि हमारे दिमाग के असल में 2 हिस्से होते हैं। बिल्कुल। एक वो हिस्सा है जो लॉजिक के साथ सोचता है, जो लंबी अवधि के फायदे नुकसान सोचकर फैसले लेता है। और दूसरा वो जो सिर्फ आदतों के हिसाब से चलता है। और मजे की बात यह है कि दिमाग हमेशा आसान रास्ते की तरफ भागता है। एग्जैक्टली। और इसे एक सर्वाइवल मैकेनिज्म के तौर पर देखना चाहिए। सर्वाइवल मैकेनिज्म कैसे? मतलब देखिए, दिमाग हमारे शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा इस्तेमाल करता है। बाप रे, 20%? बिल्कुल। सिर्फ वो छोटा सा ऑर्गन। हाँ, तो अगर हमें हर रोज हर छोटे काम के लिए, जैसे जूते के फीते बांधना हो गया या गाड़ी ड्राइव करना हो गया, अगर इन सब के लिए पूरे लॉजिक वाले हिस्से का इस्तेमाल करना पड़े ना, तो हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। लाइक कंप्यूटर का रैम फुल हो जाता है जैसे। एग्जैक्टली इसलिए दिमाग क्या करता है, वो ऊर्जा बचाने के लिए आदतों का निर्माण करता है। जो काम हम रोज करते हैं उसे वो ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। अच्छा, तो मतलब वो एनर्जी बचाने का जुगाड़ है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। क्या पेच है? दिमाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो काम ऑटोमेटिक मोड में डाला जा रहा है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। उसे सिर्फ अपनी ऊर्जा बचाने से मतलब है। मतलब ये एक मशीन की तरह है, जिसे जो इनपुट मिलेगा वो उसे बस प्रोसेस कर देगी। बिल्कुल। लेकिन जब हम बुरी आदतों की बात करते हैं, जैसे रात को 3 बजे तक फोन पे स्क्रॉल करना, या काम को टालना, या स्ट्रेस में आकर बिना भूख के जंक फूड खाना, तो रिसर्च बताती है कि इसके पीछे का असली कारण सिर्फ आलस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स इशारा करते हैं कि इन सब के पीछे स्ट्रेस, डर, अकेलापन और इमोशनल दर्द जैसी गहरी भावनाएं होती हैं। हाँ। तो क्या जब कोई इंसान रात में लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा होता है तो वो बोरियत नहीं मिटा रहा, बल्कि किसी गहरे दर्द से भाग रहा होता है? हाँ, और यहीं पर हमें हैबिट लूप जो हैबिट लूप का विज्ञान है ना, उसे समझना होगा। हैबिट लूप ये क्या होता है? देखिए, जब कोई इंसान अंदर से परेशान होता है, किसी तनाव या एंजाइटी से जूझ रहा होता है, तो उसका दिमाग तुरंत उस तनाव को खत्म करने का या कम करने का रास्ता ढूंढता है। दिमाग के पास ना एक मेमोरी बैंक है। अच्छा। जहां दर्ज है कि किन चीजों से तुरंत खुशी या राहत मिलती है। तो ये लूप ऐसे काम करता है। पहले एक ट्रिगर आता है, जैसे ऑफिस का स्ट्रेस। हाँ, मान लीजिए ऑफिस का कोई स्ट्रेस या कोई नेगेटिव विचार आ गया।
फिर इंसान एक एक्शन लेता है, जैसे जैसे फोन उठा लेना। हम्म। फोन की स्क्रीन से तुरंत एक छोटा सा प्लेजर मिलता है। वो जो प्लेजर है ना, वो उस दर्द को कुछ पलों के लिए सुन्न कर देता है। मतलब एक तरह का पेन किलर। एग्जैक्टली। कोई भी इंसान जानबूझकर अपनी नींद खराब करने या अपना शरीर खराब करने के लिए गलत आदत का शिकार नहीं बनता। ये असल में उस दर्द से ध्यान हटाने का दिमाग का अपना एक जुगाड़ है। वाओ, मतलब हम अपने ही दिमाग की चालाकी के शिकार हो जाते हैं। हाँ, एक तरह से। लेकिन एक बात बताइए, अगर हमारा खुद का शरीर और हमारा दिमाग इस तरह से रिलैक्स होने के लिए प्रोग्राम हो चुका है, तो क्या हम हार मान लें? मतलब ये तो ऐसा लगता है कि हम अपनी एनाटॉमी से लड़ रहे हैं। और एनाटॉमी से लड़ना तो नामुमकिन सा लगता है। हाँ, और इस जंग में हमारी हार तो फिर तय है। जो लोग बरसों से अपनी किसी आदत में फंसे हैं, उनके लिए तो ये बहुत निराशाजनक बात है। देखिए, दशकों तक, मतलब बहुत सालों तक वैज्ञानिकों का भी यही मानना था क्या मानना था? कि एक उम्र के बाद इंसान का दिमाग फिक्स हो जाता है। हाँ, कहते हैं ना कि पुरानी आदतें नहीं जाती। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर रिसर्च में एक बड़ा लूप होल, एक बहुत बड़ी खोज सामने आती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी? ये वर्ड काफी सुनने में आ रहा है आजकल। हाँ, और ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि दिमाग पत्थर की तरह एक बार में तराशा हुआ नहीं है। अच्छा? ये मिट्टी की तरह है। ये लगातार हर दिन हमारे अनुभवों और हमारे कामों के आधार पर खुद को फिर से आकार देता है। ओके। जब हम कोई नया काम करते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच एक नया रास्ता, या जिसे हम न्यूरल कनेक्शन कहते हैं, वो बनता है। इस न्यूरल कनेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, तो ये किसी घने जंगल में एक नया रास्ता बनाने जैसा लगता है ना? बहुत बेहतरीन एनालॉजी है ये। समझाइए इसे थोड़ा। मतलब मान लीजिए एक ऐसा जंगल है जहां दूर दूर तक कोई सड़क नहीं है। हाँ। पहली बार जब हम वहां से गुजरने की कोशिश करेंगे तो बहुत ऊर्जा लगेगी, झाड़ियां चुभेंगी, रास्ते में पत्थर आएंगे। बिल्कुल, बहुत मुश्किल होगी। हाँ, और ये वो फेज है जब इंसान अपना कंफर्ट जोन छोड़कर कोई नई आदत शुरू करता है। ओके। जैसे सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाना। शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अगर हम रोज उसी जंगल के उसी रास्ते से गुजरे, हाँ, तो धीरे धीरे झाड़ियां दबने लगेंगे। कुछ हफ्तों में वहां एक पगडंडी बन जाएगी और महीनों बाद वहां एक पक्की सड़क होगी। एग्जैक्टली। और एक बार जो पक्की सड़क बन जाती है ना, तो उस पर चलना बिना किसी मेहनत के होने लगता है। हाँ। हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसी काम करता है। वाओ। पर इस जंगल वाले उदाहरण में एक चेतावनी भी छुपी है। चेतावनी? कैसी चेतावनी? न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने आप में कोई जादुई छड़ी नहीं है जो सिर्फ अच्छी चीजें ही करेगी। ओ, मतलब ये बुरे रास्ते भी पक्के कर सकती है। बिल्कुल। अगर कोई इंसान हर रोज नेगेटिव सोचता है या रोज स्ट्रेस में आके जंक फूड खाता है, तो उसका दिमाग उसी नेगेटिविटी के जंगल में एक 4 लेन हाईवे बना लेगा। अरे बाप रे। दिमाग उसी चीज को मजबूत करता है जिसे बार बार दोहराया जाता है। उसे नहीं पता कि ये आपके लिए अच्छा है या बुरा। ये तो एक दोधारी तलवार है। मतलब जिस टूल से हम खुद को बना सकते हैं, उसी से हम खुद को बर्बाद भी कर रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से। अब सवाल ये उठता है कि इन पक्की सड़कों को या बुरी आदतों के इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? ये सबसे अहम सवाल है। अक्सर समाज में कहा जाता है कि सब कुछ ना इच्छा शक्ति यानी विल पावर का खेल है। हाँ, लोग यही बोलते हैं। लोग बहुत आसानी से सलाह देते हैं कि बस कंट्रोल करो, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करो। लेकिन हमारे जो नोट्स हैं वो बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सिर्फ विल पावर के भरोसे बैठना बेवकूफी है। बिल्कुल बेवकूफी है। तो क्या हम विल पावर को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं? हम विल पावर को सिर्फ तवज्जो ही नहीं देते, बल्कि हम इसे पूरी तरह से गलत समझते हैं। अच्छा, कैसे? विज्ञान बताता है कि इच्छा शक्ति कोई हमेशा जलने वाली आग नहीं है, बल्कि वो एक बैटरी की तरह होती है। फोन की बैटरी की तरह। हाँ, बिल्कुल। जब हम सुबह उठते हैं तो ये बैटरी फुल होती है, लेकिन पूरे दिन ट्रैफिक में ड्राइव करना, ऑफिस में फैसले लेना, किसी पर अपना गुस्सा कंट्रोल करना, बॉस की बातें सुनना, हाँ, इन सब से वो बैटरी ड्रेन होती रहती है। ओके। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। क्या? किसी बुरी आदत को सिर्फ दबाने या उसे रोकने की कोशिश करने में उसी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल होता है जो एक नई आदत बनाने में लगती है। ओह, सीरियसली? हाँ, यानी अगर हम सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से जंक फूड खाने की इच्छा को दबा रहे हैं कि नहीं खाना है, नहीं खाना है, एग्जैक्टली, तो हम असल में अपने दिमाग को थका रहे हैं, अपनी बैटरी खत्म कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए शाम होते होते हम सबसे ज्यादा गलत फैसले लेते हैं। बिल्कुल, रात को ही लोग सबसे ज्यादा डाइटिंग तोड़ते हैं। हाँ, क्योंकि विल पावर की बैटरी तो शाम तक 0 हो चुकी है। सही कहा। तो अगर विल पावर काम नहीं करेगी तो फिर क्या काम करेगा?
स्रोत बताते हैं कि सबसे जरूरी है अपने माहौल को बदलना माहौल बहुत जरूरी है। और एक डिले मेथड का इस्तेमाल करना। ये माहौल बदलने वाली बात क्या है? माहौल का मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई डाइटिंग कर रहा है, हाँ, तो उसके फ्रिज में आइसक्रीम होनी ही नहीं चाहिए। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। एग्जैक्टली क्योंकि अगर आइसक्रीम सामने है तो आपका थका हुआ दिमाग अंततः हार मान ही लेगा। अब कितनी देर लड़ोगे? सही बात है। और जहां तक डिले मेथड की बात है, ये न्यूरोलॉजी के स्तर पर एक बहुत ही असरदार हैक है। डिले मेथड मतलब टालना? हाँ, जब भी गलत काम करने की तेज इच्छा हो तो उस पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय खुद को सिर्फ 5 मिनट रुकने के लिए कहना। सिर्फ 5 मिनट। लेकिन जो लोग असल जिंदगी में संघर्ष से गुजर रहे हैं, वो शायद सोच रहे होंगे कि जब स्ट्रेस अपने चरम पर हो, लाइक मन कर रहा हो कि बस अभी फोन उठाना है या सिगरेट पीनी है, तो वो 5 मिनट रुकना नामुमकिन सा लगता है। लगता है, बिल्कुल लगता है। तो क्या ये डिले मेथड वाकई काम करता है या ये सिर्फ एक किताबी थियरी है? नहीं, ये पूरी तरह से न्यूरोबायोलॉजी पर आधारित है। अच्छा, कैसे काम करता है ये दिमाग में? देखिए, जब हमें किसी चीज की तीव्र इच्छा या क्रेविंग होती है, तो हमारे दिमाग का जो भावनात्मक हिस्सा है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, ओके, एमिगडाला, वो बहुत एक्टिव हो जाता है। वो हम पर तुरंत एक्शन लेने का दबाव बनाता है कि बस अभी करो। लाइक एक पैनिक अलार्म। हाँ, बिल्कुल। और उस वक्त हमारा जो सोचने वाला दिमाग है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिक वाला हिस्सा, हाँ, वो लगभग सो जाता है, उसका कनेक्शन कट जाता है। ओ, लेकिन क्रेविंग ना हमेशा एक लहर की तरह होती है। हाँ, वो उठती है, एक पीक पर पहुंचती है और फिर नीचे आ जाती है। हाँ, जब हम खुद को सिर्फ 5 मिनट के लिए रोक लेते हैं, हाँ, तो हम असल में उस लहर को पीक से नीचे आने का समय दे रहे होते हैं। अच्छा, उन कुछ मिनटों में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस एक्टिव हो जाता है, हाँ, और फिर हम बिना किसी मजबूरी के लॉजिक के साथ फैसला ले पाते हैं। ये तो ऐसा है जैसे किसी तेज भागती ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगा देना, बहुत सही कहा। ताकि हम खिड़की से बाहर देखकर समझ सके कि भी हम जा कहाँ रहे हैं। एग्जैक्टली वो 5 मिनट आपको वो स्पेस देते हैं। पर यहाँ एक और जटिलता है। बताइए। आजकल एडिक्शन का मतलब सिर्फ शराब या सिगरेट नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। आधुनिक एडिक्शन तो हमारी जेबों में पड़े हैं। फोन, हाँ, मोबाइल, सोशल मीडिया, गेमिंग, और नोट्स में तो ये भी लिखा है कि ओवर थिंकिंग भी एक तरह का एडिक्शन है। बहुत बड़ा एडिक्शन है। इन सब के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? मतलब फोन हमें इतना हुक कैसे कर लेता है? इन सभी आधुनिक एडिक्शन के केंद्र में एक न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन सा? डोपामीन। हाँ, डोपामाइन। इसके बारे में तो बहुत सुना है। ये तो खुशी का केमिकल है ना? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा? हाँ, आमतौर पर हम सोचते हैं कि डोपामाइन खुशी का केमिकल है, लेकिन असल में ये इच्छा या मोटिवेशन का केमिकल है। इच्छा का मतलब चाहत पैदा करता है। बिल्कुल। इवोल्यूशन के दौरान डोपामाइन हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता था। जैसे शिकार करना या मीठे फल ढूंढना। मेहनत के बाद जब फल मिलता था तो थोड़ा सा डोपामाइन रिलीज होता था, एक रिवॉर्ड के तौर पर। अच्छा, तो वो सर्वाइवल के लिए जरूरी था। हाँ। लेकिन आज के जमाने में तो हमें शिकार करने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ता, बस एक उंगली से स्क्रीन स्वाइप करनी होती है। और यहीं पर हमारा सिस्टम पूरी तरह से हैक हो जाता है। कैसे? इंसान के दिमाग को इस तरह डिजाइन ही नहीं किया गया है कि उसे बिना किसी मेहनत की इतनी ज्यादा मात्रा में डोपामाइन का स्पाइक मिले। जब स्क्रीन पर कोई नया नोटिफिकेशन आता है ना, टिंग से आवाज आती है, हाँ, तो दिमाग को लगता है कि उसे कोई बहुत बड़ा इनाम मिल गया है, वो भी बिना किसी कैलोरी खर्च किए। वाह! नेचुरल खुशी और इस इंजीनियर की गई खुशी के बीच का अंतर दिमाग समझ ही नहीं पाता। मतलब हम अपने दिमाग को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, और धीरे धीरे इंसान का दिमाग उस छोटी तुरंत मिलने वाली लेकिन नकली खुशी का आदी हो जाता है। और फिर क्या होता है? फिर असल जिंदगी के वे काम जिनमें मेहनत लगती है, जैसे किताब पढ़ना, हाँ, या लंबी वॉक पर जाना या कोई नया स्किल सीखना, वे उसे बहुत बोरिंग लगने लगते हैं क्योंकि उनमें तुरंत डोपामाइन नहीं मिलता। ओह, तो इसी हैक को तोड़ने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान दिया गया है। जी। पुरानी आदत को रिप्लेस करना। मतलब सिर्फ आदत को छोड़ना काफी नहीं है। बिल्कुल काफी नहीं है। इसे समझने के लिए हम एक कंप्यूटर का उदाहरण ले सकते हैं ना? समझाइए। मान लीजिए सिस्टम में एक बहुत पुराना करप्ट हो चुका सॉफ्टवेयर है जो बार बार क्रैश कर रहा है। ओके। अगर हम उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ अनइंस्टॉल कर दें तो काम नहीं चलेगा, कंप्यूटर खाली हो जाएगा। हाँ, उस काम को करने के लिए हमें एक नया और बेहतर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। बहुत उम्दा उदाहरण है, और रियल लाइफ में भी यही होता है। कैसे? उस खाली जगह को भरना सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस के काम से बोर होकर हर आधे घंटे में सोशल मीडिया चेक करता है, जो कि बहुत आम बात है, हाँ,
और वो तय करे कि आज से मैं सोशल मीडिया नहीं देखूंगा। ओके। तो जब आधा घंटा बीतेगा और बोरियत होगी, तो वो जो वॉइड या खालीपन पैदा होगा ना, वो खालीपन इंसान को वापस उसी पुरानी आदत की तरफ इतनी तेजी से खींचेगा कि वो पहले से भी ज्यादा स्क्रीन टाइम बिताएगा। ओह, रीबाउंड इफेक्ट। एग्जैक्टली। उसे उस ट्रिगर यानी बोरियत के लिए एक नया सॉफ्टवेयर चाहिए। कोई नया एक्शन। हाँ, जैसे स्क्रीन देखने के बजाय अपनी डेस्क से उठकर स्ट्रेच करना या पानी पीने चले जाना। मतलब ट्रिगर वही है, बोरियत, लेकिन हमने एक्शन बदल दिया। बिल्कुल। और नोट्स इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं कि इस रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया में फेल होना लाजमी है। 100% लाजमी है। मतलब रिकवरी कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। तो जो लोग सोचते हैं कि मैंने तो 2 दिन डाइटिंग की और तीसरे दिन समोसा खा लिया, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। वो असल में खुद को गलत तरीके से जज कर रहे हैं। गिरकर वापस उठना ही तो वो प्रैक्टिस है जिससे दिमाग का सोचने वाला हिस्सा मजबूत होता है। बहुत गहरी बात कही है आपने। जब इंसान गिरकर वापस अपनी नई आदत की तरफ लौटता है ना, तो वो असल में अपने उस न्यूरल हाईवे पर पड़ी दरारों को भर रहा होता है। वो उसे और पक्का कर रहा है। वाह। अच्छा, अब तक हमने स्क्रीन, जंक फूड और बाहरी ट्रिगर्स की बात की, लेकिन हमारी रिसर्च एक बहुत ही गहरी और अंदरूनी परत पर ले जाती है। जी। अक्सर हम बाहर के माहौल को तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन इंसान की जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो कहाँ है? वो तो उसके अपने अंदर चल रही होती है, उसके अपने विचारों के साथ। बिल्कुल सही बात है। पुराने डर, किसी जगह फेल हो जाना और फिर मन ही मन खुद को कोसना। सेल्फ टॉक। हाँ, क्या हम अनजाने में अपनी ही नेगेटिव सोच को बार बार दोहराकर उसे एक आदत बना लेते हैं? क्या हमारे विचार भी फिजिकल आदतों की तरह काम करते हैं? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। विचार हवा में तैरती हुई कोई अमूर्त चीज नहीं है। मतलब? वे हमारे दिमाग में होने वाले फिजिकल न्यूरल फायरिंग्स हैं। सच में फिजिकल? हाँ, अगर कोई इंसान हर दिन खुद से कहता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं या मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, जो कि बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल, तो वो असल में अपने दिमाग में एक न्यूरल रास्ता बना रहा है, एक हाईवे बना रहा है नेगेटिविटी का। ओह माय गॉड। और कुछ समय बाद दिमाग इसे एक सच्चाई या फैक्ट के तौर पर स्वीकार कर लेता है। मतलब दिमाग को लगता है कि यही सच है। एग्जैक्टली। दबी हुई भावनाएं और पुराने दर्द अक्सर एक क्रॉनिक एंजाइटी में बदल जाते हैं। इसी को रीप्रोग्राम करने की जरूरत होती है। और रीप्रोग्राम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प दिया है नोट्स में। क्या है वो? स्रोतों के अनुसार हमें अपने ही विचारों से जिरह करनी चाहिए, मतलब उन पर सवाल उठाना चाहिए। हम ऑडिट करना चाहिए। हाँ, जब भी कोई नेगेटिव आवाज अंदर से आए तो खुद से पूछना कि क्या ये सच है? क्या मेरे पास इस बात का कोई सबूत है? ये एक बहुत बढ़िया कॉग्निटिव टूल है। ये एक तरह का सेल्फ ऑडिट है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे भारी और मुश्किल काम है, वो क्या है? वो है इमोशनल हीलिंग। अपनी पुरानी असफलताओं को स्वीकार करना और सबसे बढ़कर खुद को माफ करना। सबसे मुश्किल काम। दुनिया को माफ करना फिर भी आसान है, लेकिन खुद की गलतियों को भुला पाना इंसान के लिए सबसे मुश्किल होता है ना? बिल्कुल। देखिए, इंसान अपने बीते हुए कल को ना एक बहुत भारी बैकपैक की तरह अपने कंधों पर ढोता रहता है। जब तक वो उस बैकपैक को नीचे नहीं रखता, तब तक वो आगे की यात्रा कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, थक जाएगा। दर्द से भागना या उसे दबाना कोई समाधान नहीं है। वो तो और ज्यादा प्रेशर बनाता है, कुकर की तरह। सही कहा। हीलिंग की शुरुआत इस बात को स्वीकार करने से होती है कि हाँ, मुझसे गलती हुई, हाँ, मुझे नुकसान पहुंचा, लेकिन अब मैं उस पल में नहीं जी रहा हूं। मतलब उस पास्ट को वहीं छोड़ देना। हाँ, जब इंसान इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है ना, तो क्या होता है दिमाग में? तो दिमाग की एक तरह की रीसेट बटन दब जाती है। एमिगडाला शांत हो जाता है। वो जो पैनिक बटन था। एग्जैक्टली। और अंदरूनी शांति महसूस होती है। बिना इस अंदरूनी हीलिंग के बाहर से थोपी गई कोई भी नई आदत ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि पहले बेस को क्लियर करना है। बिल्कुल, नींव मजबूत होनी चाहिए। और जब वो अंदर के घाव भर जाते हैं, तब वक्त आता है एक नई पहचान और एक टिकाऊ जीवन शैली बनाने का। और इसके लिए हमें बहुत बड़े बदलावों की नहीं, बल्कि माइक्रो हैबिट्स यानी बहुत ही छोटी शुरुआत की जरूरत होती है। बहुत छोटी। जैसे अगर किताब पढ़नी है तो एक दिन में पूरी किताब खत्म करने का लक्ष्य नहीं बनाना। वो तो फेल ही होगा। हाँ, बल्कि दिन में सिर्फ 5 मिनट। वो छोटी शुरुआत इसलिए जरूरी है ताकि दिमाग को ये ना लगे कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है, वरना वो वापस डर जाएगा। हाँ, और डर कर वापस उसी ऑटो पायलट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ ना
एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। कैसी गलतफहमी? हम हमेशा सोचते हैं कि कोई नया काम करने के लिए हमारे अंदर ना जोश या मोटिवेशन होना चाहिए। हाँ, हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं। हाँ, लेकिन मोटिवेशन एक बहुत ही अस्थायी भावना है। टेम्पररी है। बिल्कुल, वो मौसम की तरह बदलती है। आज धूप है, कल बारिश है। सही बात है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे हैं तो आप शायद महीने में सिर्फ 4 दिन ही काम कर पाएंगे। ये तो बहुत सच बात बोल दी आपने। इस मोटिवेशन और अनुशासन वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम एक गाड़ी के सफर से जोड़ें बताइए। तो बात एकदम साफ हो जाती है। मोटिवेशन उस गाड़ी को स्टार्ट करने वाले स्पार्क प्लग की तरह है। ओके। वो गाड़ी को एक झटके में स्टार्ट तो कर देता है, लाइक इंजन में एक जान फूंक देता है। हाँ, इनिशियल पुश दे देता है। लेकिन कोई भी गाड़ी सिर्फ स्टार्ट होने वाले स्पार्क के भरोसे लंबी यात्रा पर नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं। अनुशासन यानी डिसिप्लिन वो असली इंजन है जो उस गाड़ी को बिना रुके आगे बढ़ाता रहता है। बेहतरीन एनालॉजी। अनुशासन का मतलब ही यही है कि जब बाहर बारिश हो रही हो, जब आपका मन कह रहा हो कि बस रजाई में पड़े रहें, तब भी आप उठकर वो काम करें जो आपने खुद से तय किया था। और इस गाड़ी वाले उदाहरण में ना, हाँ, हमें एक और चीज जोड़नी होगी। क्या? ईंधन, फ्यूल। फ्यूल क्या है इसमें? अगर इंजन अनुशासन है, हाँ, तो उसका ईंधन हमारी फिजिकल हेल्थ है। ओके, मतलब शरीर। हाँ, हमारा दिमाग शरीर से अलग हवा में किसी वैक्यूम में काम नहीं करता। दोनों जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। रिसर्च साफ तौर पे दिखाती है कि अगर नींद पूरी नहीं हुई है तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम ही नहीं कर सकता। वो लॉजिक वाला हिस्सा काम नहीं करेगा। नहीं, नींद के दौरान ही दिमाग का एक खास सिस्टम दिन भर के जमा हुए टॉक्सिन्स और कचरे को साफ करता है। ओहो। अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि आपका विल पावर और अनुशासन एकदम चरम पर हो, तो वो तो नामुमकिन है। बायोलॉजिकली संभव ही नहीं है। सही डाइट, सूरज की रोशनी और थोड़ी सी फिजिकल मूवमेंट, एक्सरसाइज, हाँ, ये सब मिलकर दिमाग को वो केमिकल बैलेंस देते हैं जिससे नई आदतों को अपनाना आसान हो जाता है। मतलब यानी सब कुछ आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, एक साइकिल है। अगर हम अपनी नींद ठीक करेंगे तो हमें वो 5 मिनट रुकने वाली जो डिले मेथड है उसे इस्तेमाल करने की ताकत मिलेगी। एग्जैक्टली। जब हम डिले मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हम पुरानी आदत को नए सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर पाएंगे। और जब हम ये लगातार करेंगे तो हमारी पहचान ही बदल जाएगी। हम खुद को एक ऐसा इंसान मानना छोड़ देंगे जो हमेशा हार मान लेता है। हाँ, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ जाएंगे और खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानना शुरू कर देंगे। यही वो जगह है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और यही हमारी आज की इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें कभी भी किसी भी उम्र में बदलने की आजादी देती है। बस जरूरत है तो अवेयरनेस की, जागरूकता की, ये समझने की कि हम किस ट्रिगर पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इन पूरे नोट्स का एक सार निकालें जी, तो बात एकदम शीशे की तरह साफ है। क्या सार है? हमारी जिंदगी कोई लॉटरी नहीं है, ये हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। हम अपने अंदर के इस ऑटो पायलट को समझकर उसे हैक कर सकते हैं। बिल्कुल। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ना, एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। परेशान करने वाला? क्या है वो सवाल? देखिए, अगर हमारा दिमाग हमारे रोज के माहौल, हमारे एक्शंस और दोहराए गए अनुभवों से खुद को लगातार रीवायर कर रहा है, जो कि कर ही रहा है, तो जरा आज की दुनिया को देखिए। एक ऐसी दुनिया जहां हजारों इंजीनियर और अरबों डॉलर के एल्गोरिदम 24 घंटे काम कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ आपका ध्यान खींचने के लिए, आपके डोपामाइन को स्पाइक करने के लिए। बाप रे। तो सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंट्रोल इन कंपनियों को तो नहीं दे रहे? ओह, क्या हम सच में अपने दिमाग के खुद मालिक हैं, या हमने अपने ऑटो पायलट की चाबी किसी और को सौंप दी है? ये सवाल वाकई अंदर तक झकझोर देता है ना? हम सब सोच रहे हैं कि हम खुद को बदल रहे हैं, पर शायद हमें कोई और प्रोग्राम कर रहा है। यही सोचने वाली बात है। वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगी के उस प्लेन का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लें। तो इस बहुत ही गहरे और पावरफुल विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार कुछ और नए अध्ययन और रिसर्च के साथ फिर